आशा है इसके पूर्व के विषयों पर जो चर्चा हुई है मेरे द्वारा आप समझ गए होंगे। आज मैं काव्य के लक्षण की अंतिम कड़ी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी, जिसमें पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण होंगे। इससे पूर्व मैंने संस्कृत और हिंदी के आचार्यों की चर्चा कर ली थी और आज हम लोग करेंगे पाश्चात्य काव्य लक्षण। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के स्वरूप को लक्षणबद्ध करने की चेष्टा की है और उसमें हम प्राचीन आचार्य अरस्तु का नाम सबसे पहले रखना चाहते हैं, जिन्होंने कहा है काव्य प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है अनुकरण का, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि हम जो काव्य में लिखते हैं वो वास्तव में प्रकृति का अनुकरण ही है, वह अनुकृति है। हम जीवन में जो देखते हैं, प्रकृति में जो कुछ भी घटित होते देखते हैं, उसी की चर्चा हम काव्य में करते हैं। यह अवश्य है कि उसमें कवि की अपनी निजी प्रतिभा होती है। अतः उन्होंने कहा कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है। दूसरे प्रसिद्ध विद्वान है वॉन नार्फ। उनका कहना है काव्य सत्य की अनुभूति का प्रयास मात्र है, यद्यपि छद्मवेश में। अभिप्राय इसका ये हुआ कि काव्य जो है वास्तव में अनुभूति का प्रकटीकरण है, और इसमें जब अनुभूति है तो वो सत्य है, यद्यपि छद्मवेश में, क्योंकि कवि जब अपने अनुभव को प्रकट करता है काव्य के माध्यम से तो वह कई प्रतीकों और का सहारा लेता है उसे व्यक्त करने में। काव्य के तथ्यमूलक भित्ति पर कई पश्चिमी लेखकों ने बल दिया है, जोर दिया उसमें कैम्पबेल के अनुसार काव्य सत्य का मुखर रूप है। दूसरी ओर प्रसिद्ध कवि ड्राइडन का विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है, पोएट्री इज एन आर्टिकुलेट म्यूजिक। लेकिन हम देखते हैं कि ड्राइडन की यह परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है। अनेक ऐसे गीत जो गाए जाते हैं वे सभी काव्य की विशेषताएं नहीं रखते। वैसे हम देखें तो संगीत कविता का एक पक्ष हो सकता है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं हो सकता है। आगे हम देखेंगे अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का विचार, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहजोद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट origin from emotions recollected in tranquility। प्रबल अनुभूतियों का ये सहजोद्रेक है। सहजोद्रेक का अर्थ है जो सहज रूप से प्रकट हो जाए, और यह प्रकट कब होता है? शांति के समय, शांति के क्षणों में स्मृत मनोवेगों से, स्मृति के आधार पर उस मनोभाव में यह फूटता है। वर्ड्सवर्थ की यह जो परिभाषा है बहुत तथ्यपूर्ण है। यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।
देखा जाए तो मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। कवि जब किसी चीज का, किसी तथ्य का अनुभव जब करता है तो अनुभव करते साथ ही उसकी अभिव्यक्ति वह नहीं करता है, वरन उसकी अभिव्यक्ति वह कब करता है? मनोवेग की जब अनुभूति और जब अनुभूति भाव बन जाते हैं, मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं, तब कवि स्मरण करके, याद करता है अनुभूतियों को, स्मरण करके प्रबलता से उठे हुए भावोद्रेक को वह प्रकट करता है, जो काव्य कहलाता है। ऐसे भी कहा भी गया है, भाव स्मरणम रसः। भावों का स्मृत रूप आनंददायी होता है और उसकी प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति काव्य बन जाती है। आपने पहले ही देखा है कि जो कवि है वह असाधारण व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है। और इसीलिए यहाँ पर वह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो है वह अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कवि शैली के अनुसार सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अब यहाँ दो चीजें हैं, सर्वोत्तम सुखी क्षण क्या है? यहाँ यह भी शंका उठती है कि सर्वोत्तम एवं सुखी क्षण कौन से हैं? सबसे सुखी और उत्तम मनों को कैसे परखा जा सकता है? इसकी कसौटी क्या है? उनका लेखा जो लिखा गया है, लेखा सदैव कविता ही होगी यह संदेहास्पद है, क्योंकि सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के जो बीज हैं वो विषादपूर्ण क्षणों में उठते हैं, जैसा कि स्वयं शैली खुद कहते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अभिप्राय कि हमारे सबसे सुंदर यानी मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, मतलब दुख के भाव व्यक्त किए जाते हैं। अतः उनकी पहली परिभाषा भावुकतापूर्ण ही कही जा सकती है, क्योंकि यदि हम सुखी क्षणों का लेखा ही काव्य को माने तो करुणापूर्ण काव्य को कहाँ रखा जाएगा, जिसके लिए हमारे यहाँ भी भवभूति का स्पष्ट आग्रह रहा है, एको रसः करुण एव। अतः ये जो शैली की परिभाषा है वह बहुत स्पष्ट नहीं लगती। दूसरी ओर मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। बेहद चर्चित, बेहद प्रसिद्ध उनकी ये पंक्ति रही है, पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यहाँ उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, किंतु यह कोई विशेष लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवन की समीक्षा और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में ही नहीं। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहें कि यहाँ जितने भी आलोचक हैं या यहाँ अभी पाश्चात्य में खासकर जो आधुनिक काल के
आलोचकों की बात मैं कर रही हूँ या मध्यकाल के, तो ये सभी इस समय तक काव्य और नाटक अलग माने जाते थे। इसको काव्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता था, गद्य अलग हो गया था। तो यहाँ पर जब वो कविता की बात कर रहे हैं कि कविता क्या है, सुस्पष्ट जीवन की वो आलोचना जब कहते हैं, या उत्तम काव्य की विशेषता के लिए वे कहते हैं कि वो क्या है, काव्य कविता क्या है, कविता जीवन की आलोचना है यहाँ पर। तो यह जो समीक्षा है ये और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में नहीं। अतः यह अर्नोल्ड का निजी मत हो सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जॉनसन ने कविता को उस काल के रूप में स्वीकार किया है, कार्य के रूप, उस कला के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की साम्यता को युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason। इस परिभाषा में काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट किया गया है। यह सत्य के प्रकाशन में आनंद के समावेश और रमणीयता और रोचकता के गुण का संकेत अवश्य करती है, और कल्पना को तो इस प्रकार के कार्य में कल्पना का प्रमुख हाथ तो रहता ही है। और युक्ति संगत होना सत्य के स्वरूप का आधार है। वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता कविता के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में डॉक्टर जॉनसन की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे इसमें कविता के कला पक्ष पर ही अधिक जोर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है अब तक कि काव्य के संबंध में पूर्व और पश्चिम में अनेक विचार में भिन्नता जरूर है। उन्हें एक केंद्र बिंदु पर लाना कठिन है। हमारे आचार्य और पाश्चात्य आचार्य के विचारों में साम्यता इतनी नहीं है और उन्हें एक जगह लाना मुश्किल है। अतः समीक्षकों और कवियों ने अपनी अपनी प्रवृत्तियों के माध्यम से काव्य को देखा और समझा है। यह जरूर है कि दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन काव्य में सत्य, चमत्कार, अनुभूति इत्यादि की बात सबों ने की है। सभी ने अपनी अपनी प्रवृत्तियों के माध्यम से काव्य को देखा और समझा है। प्रवृत्तियों की विभिन्नता के कारण काव्य के मूल तत्व के संबंध में उनके आग्रह में भेद जरूर है, और वस्तुतः ऐतिहासिक अध्ययन के अभाव में काव्य की सभी व्याख्याएं एकांगी और अपूर्ण बन गई हैं। कोई भी व्याख्या को हम सर्वसम्मति से नहीं स्वीकार कर सकते। उनमें संप्रदायवाद अधिक झलकता है। आज इस प्रकार का अतिवाद स्वस्थ धारणा की पुष्टि नहीं करता। अतः काव्य के संबंध में नई दृष्टि की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। यह नई दृष्टि कैसी होनी चाहिए? यह नई दृष्टि सार्वमौलिक होनी चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। और वस्तुतः सभी आचार्यों और मनीषियों के विचारों से हम यही समझ पाते हैं कि काव्य शब्दार्थ से निर्मित ऐसा चिंतन है जो जीवन के रस को, उसके लालित्य और रचना कौशल से, लालित्य को उसको अपनी रचना कौशल से अभिव्यक्त करता है। काव्य में
काव्य के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं वह मूल रूप से रस और काव्य का चमत्कार तो माना ही जा सकता है। अतः इन सभी आचार्यों की दृष्टि को हमने यहाँ सामने रखा है, संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य। और यह सही है कि किसी एक आचार्य को हम सर्वोत्तम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी आचार्यों ने अपने द्वारा दिए गए जो लक्षण हैं उससे हम काव्य को जरूर अच्छी तरह से समझ सकते हैं और काव्य के जो मूल लक्षण हैं उसकी हम पड़ताल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।